नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। एक तो दशहरा और विजयदशमी की आप सबको शुभकामनाएं। अभय भाई, हम लोग जी टेक्निकली इलेक्शन तो 8 को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आए, लग रहा है कि जी बहुत समय हो गया। वो तो पिछले मंगल को आए थे, आज शनिवार है। जी तो अब हम सब लोगों को सिंक भी कर गया, समझ में भी बहुत सी चीजें आ रही हैं कि कहाँ ओवरबोर्ड कह लीजिए या जो चीजें समझने में गलतियां हुई। मैं गलती ही जी मानूंगा क्योंकि वो शायद एनालिसिस जैसे हम लोग करते थे वो एक ट्यून्ड है एक तरह के एनालिसिस जी में। जी जी ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये क्या कांग्रेस की जबरदस्त हार है या कांग्रेस 11% वोट इंप्रूव की है? बीजेपी ने आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हरियाणा में दिया है। तो पहले हरियाणा की बात करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर की करेंगे। तो ओवरऑल जी आपको हरियाणा क्या लगता है कि ये विन विन दोनों के लिए है? देखिए, जी बजाय इसके कि हम लोग कुछ एकेडमिक किस्म की बारीक कताई करें, जो हम लोग कर ही सकते हैं, और मुझे तो उसमें काफी मजा आता है, लेकिन उसको उससे मैं परहेज करूंगा। मैं जी आपको सीधे सीधे हरियाणा की, मेरे पास आंकड़े हैं, 17 सीटों पर क्या हुआ जो कि कांग्रेस हार गई। इनमें से अगर आधी कांग्रेस बचा लेती तो इस वक्त वो बहुमत में होती। और वो कांग्रेस क्यों आधी बचा सकती थी, बहुत आसानी के साथ मैं 17 सीटों के बारे में बताता हूँ। देखिए, कालका में कांग्रेस 11,000 वोटों से हारी, और जो कांग्रेस का बागी था उसको 32,000 वोट मिले। जी पुंडरी में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, कांग्रेस के बागी को 40,000 वोट मिले। 40,000 वोट मिले, वो केवल 2,000 वोटों से वो हारा। राई में 4,500 से कांग्रेस हारी, कांग्रेस के बागी को 12,000 वोट मिले। गोहाना में 10,000 से कांग्रेस हारी, कांग्रेस के बागी को 15,000 वोट मिले। सफीदों में 4,000 से कांग्रेस हारी, कांग्रेस के बागी को 29,000 वोट मिले, 29,000। टाइगों में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, कांग्रेस के बागी को 57,000 वोट मिले, 57,000 वोट। अंबाला कैंट में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, कांग्रेस के बागी को 53,000 वोट मिले। असांध में कांग्रेस 2,000 वोट से हारी, उसके बागी को 16,000 वोट मिले। उचाना कला में मार्जिन 39,000 वोटों का था, कांग्रेस के बागी को उचाना कला में मार्जिन केवल 39 वोट का था। 39, 39 वोट से कांग्रेस हार गई, और उस कांग्रेस के बागी को 32,000 वोट मिले। महेंद्रगढ़ में मार्जिन केवल 2,000 वोट का था, कांग्रेस के बागी को 21,000 वोट मिले। सोहना में कांग्रेस 11,000 वोट से हारी, उसके बागी को 70,000 वोट मिले। 70,000। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे नंबर पे आई, कांग्रेस का जो बागी था वो दूसरे नंबर पर रहा, और उसको 44,000 वोट मिले। डबवाली में केवल 610 के अंतर से कांग्रेस हार गई। 610 वोट, 610, और उसके कांग्रेस के बागी को 2,000 वोट मिले। रनिया में मार्जिन 4,000 वोट का था, कांग्रेस के बागी ने 36,000 वोट पाए। बहादुरगढ़ में कांग्रेस का बागी ही सीट जीता इंडिपेंडेंट के तौर पर, कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पे आया। ये केवल 17 सीटों का मोटा मोटा लेखा जोखा है। क्या ये लेखा जोखा बिना किसी बारीक कताई के हमें साफ तौर पर नहीं बताता कि अगर कांग्रेस ने अपने बागियों को कंट्रोल कर लिया होता, नियंत्रित कर लिया होता, या टिकट बांटने में ध्यान रखा होता कि कौन ज्यादा वोट पाएगा, है भाई? अगर कांग्रेस का बागी 57,000 वोट प्राप्त कर रहा है, तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला उसको वहां पर। अब आप सोचिए, एक तो ये बात रही, इसमें से 17 सीटें हैं, 8 या 9 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी इसके अंदर, अगर थोड़ा भी ध्यान देती थी उसकी तरफ। पहली बात, 8 और 9 सीटें, 37 सीटें तो मिली गई कांग्रेस को, 9 सीटें चाहिए बहुमत प्राप्त करने के लिए। अच्छा, एक तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा आंकड़ा है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, हम लोगों को ये सोचना चाहिए, हम भी थोड़ी बहुत राजनीति जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे जो दर्शक गण हैं वो भी ज्यादातर राजनीति जानते हैं। मेरा मानना है भारत में राजनीति बहुत लोग जानते हैं। ये बागी आए कहां से? ये बागी स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस खड़े हो गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था इसलिए खड़े हो गए, या इनको खड़ा किया गया? किसने खड़ा किया? बीजेपी ने खड़ा किया इनको। ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने कुछ को उकसा के खड़ा किया हो, क्योंकि बीजेपी
सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, बीजेपी ज्यादा करती है, ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से करती है, उसने इसको एक कला के रूप में विकसित कर लिया, या कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने इनको खड़ा किया। इनमें से कुछ बागी अगर जांच की जाए, और वो जांच करना मुश्किल भी नहीं है, हरियाणा के किसी पत्रकार के साथ बैठ जाइए, नाम लेके वो सब बता देगा कौन किसका आदमी है। कुछ बागी इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खड़े किए हुए हैं, कुछ बागी सुरजेवाला के खड़े किए हुए हैं, कुछ बागी शैलजा के खड़े किए हुए हैं, कुछ स्वतः स्फूर्त भी खड़े किए गए होंगे और कुछ बीजेपी द्वारा खड़े किए गए। जब कांग्रेस के ही बड़े नेता अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ बागी खड़े करने लगे, तो वो पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है? और हम और आप जो बाहर बैठे हुए हैं, हम और आप ना कांग्रेस के सदस्य हैं, हरियाणा के पत्रकारों को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों हुआ। क्यों? इसलिए हुआ कि भाई कांग्रेस के बागी जो वहीं के जो लोग, जो बंदा चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसके बारे में हम सब लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, वो आखिर में ये कोशिश करते हुए नजर आया कि कांग्रेस को ज्यादा बहुमत न प्राप्त हो, बस सीमित बहुमत प्राप्त हो, ताकि उसकी आला कमान उसको मुख्यमंत्री बनाने में किसी किस्म की कोई पेश न डाले उसके अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, एक तो ये तथ्यों का ये आंकड़ा, इसकी ऊपर मैंने अपने पब्लिक इंडिया के दर्शकों के लिए रखा। दूसरी बात, हरियाणा 90 सीटों की विधानसभा है, एक सीट आपने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी, बाकी बची 89 सीटें। 89 सीटों में से 72 सीटें आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद की दे दी। हमारे अजय माकन साहब थे शायद वहां के प्रभारी, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, वो वहां पे गए, टिकट बांट दिए उन्होंने, और 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देके, आला कमान का आदेश रहा होगा, जाहिर है, वरना अजय माकन की तो हिम्मत नहीं कि 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे दे दें। और सुरजेवाला और शैलजा को अंगूठा दिखाते हुए वो अपने दिल्ली लौट आई। जैसे ही आपने 72 सीटें एक व्यक्ति को दे दी, बाकी बची कुल 17 सीटें, एक सीट आपने कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी, 17 में से 7 आई शैलजा के हिस्से में, 2 या 3 आई सुरजेवाला के हिस्से में। अब आप देख लीजिए सीटों का बंटवारा किस तरीके से कांग्रेस ने किया। तो आला कमान ने टिकट बंटवारे के समय ही अपने आप को कमिट कर दिया, अपने हाथ बांध लिए कि वो अब हरियाणा में विभिन्न गुटों के बीच में पंच फैसला करने की स्थिति में नहीं रह गया। दूसरे गुटों की समझ में आ गया कि आला कमान पूरी तरीके से हुड्डा के पक्ष में खड़ा हुआ है, उनको अब कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी आला कमान उनको मनाए, बाद में मंच पे खड़े होकर हाथ मिलवाए, कुछ भी कहेंगे, वो खुद भी कितना भी बयान दें कि हम कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के झंडे के तले मरेंगे, वो तो कहने की बातें हैं। लेकिन राजनीति तो सत्ता का खेल है ना भाई। सत्ता मिलेगी, सत्ता किसको मिलेगी, हमें उसमें कितना हिस्सा मिलेगा। न सुरजेवाला कांग्रेस छोड़ने जा रही है, न शैलजा कांग्रेस छोड़ने जा रही, न भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये है, जैसे ही 72 सीटें हुड्डा को दी गई, वैसे ही आला कमान, अब राहुल गांधी की सब लोग इज्जत करते हैं, भाई कांग्रेस के नेता हैं, भविष्य में हो सका तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो उनकी बात का क्या उल्लंघन किया जाएगा। तो उसकी बात का ठीक है, उन्होंने कहा हाथ मिला लो, हाथ मिला लिया, वो सब होता रहा। ऊपर से दिखाने की बातें होती नहीं, लेकिन अंदर से किसी ने एक दूसरे की कोई मदद नहीं की। शैलजा ने केवल अपने 7-8 उम्मीदवारों के लिए काम किया, और किसी के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया। तो सीधा चुनाव जो है, लोगों ने ठीक है हुड्डा के नाम पे टिकट दिए गए, आप हुड्डा से चुनाव जितवा लो, सीधी बात ये थी। दूसरा पहलू ये है बहुत बड़ा, जिसकी ऊपर ध्यान दें। तीसरा पहलू जो हम लोग, हमारे आप जैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी भूलें की समझने में। वो भूलें क्या है? पहली भूल तो ये है कि हम लोग जो किसान है उसके 2 रूप हैं, उनको अलग अलग करके देखने में असमर्थ रहे। उसका एक रूप है आंदोलनकारी का, जो शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है ट्रैक्टर में अपने, जो सरकार से सख्त नाराज है कि उसकी फसल के वाजिब मूल्य नहीं मिले। वो किसान जाट भी है, वो किसान यादव भी है, वो किसान बैकवर्ड भी है, और अगर अपर कास्ट के पास जमीन है तो वो भी किसान। इसका दूसरा रूप है वोटर का। वोटर और आंदोलनकारी एक चीज नहीं है। ये
हमें पहले से पता था, लेकिन फिर भी हमने इस पर गौर नहीं किया। भाई जब हम राजनीति को पढ़ना समझना सीख रहे थे तो हमारे सामने कानपुर का उदाहरण था। कानपुर में वर्किंग क्लास बहुत बड़ा था, मजदूर वर्ग है। तो उसके एक एसएम बनर्जी नाम के एक नेता हुआ करते थे सीपीआई के। तो सीपीआई के क्षेत्र में लड़के वो वहां पे जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है ना, हाँ, उसमें बहुत मजदूर काम करते थे। और वो उसमें और वो उसकी टेक्सटाइल फैक्ट्री का हब था। ये बाद में 70-80 दशक की बता रहा हूँ, जो कानपुर का औद्योगिक पतन नहीं हुआ था। तो वो 2 बार एमपी चुने गए एसएम बनर्जी। वो शेर के निशान से चुनाव लड़ते थे, हंसी हथौड़े के निशान से चुनाव नहीं लड़ते थे शेर, लेकिन थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के। तो जब वो चुनाव कि उनकी ट्रेड यूनियन में जितने लोग सदस्य हैं नंबर से, उतने वोट भी नहीं मिले उन्हें। तब हम सब लोगों की समझ में आया कि मजदूर यूनियन में नारा लगाने वाला, धरना देने वाला, प्रदर्शन करने वाला, नेता के पीछे लाठियां खड़े खाने वाला वोटर होने पर अनिवार्यता उसका नहीं होता है। ये हम लोग किसान आंदोलन के संदर्भ में हम भूल गए। अगर फिर से किसान आंदोलन होगा तो बहुत से हरियाणा बीजेपी को वोट देने वाले किसान जो है फिर से उस आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन वो लाजमी तौर पर एंटी बीजेपी वोटर नहीं होंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हम लोगों ने जो घाल किया, इसको हम बुरी तरह भूल गए। दूसरे हम ये भी भूल गए कि बीजेपी ने 2014 में दूसरी गलती क्या हुई, 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जाटों के प्रभुत्व को हरियाणा के ऊपर से तोड़ना है, नष्ट करना। हम लोग सोचते थे कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, तो शायद वो वाला प्रोजेक्ट इस बार काम नहीं करेगा। तो शुरू में वो काम नहीं कर रहा था प्रोजेक्ट को। बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को मानना है कि वो 15 सीटों पर खड़े हुए थे। जो बहुत उदार थे वो 20 सीटें दे लेते थे अपने आप को। फिर बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया। इंटरनल सर्वे में केवल बीजेपी को 20 सीटें ही आ रही थी, बाकी कांग्रेस को 55-60 सीटें जा रही थी उसके। तो हम लोग ये भी देखना भूल गए कि कहीं जाट एंटी जाट प्रोजेक्ट जो है ना, वो फिर से सक्रिय तो नहीं हो गया है, प्रभावी तो नहीं हो गया है। मेरा मानना यह है कि वोट पड़ने के हफ्ते भर पहले खामोशी के साथ में वो चीज प्रभावी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने और विप्लव देव ने, जो वहां पे भाजपा के इंचार्ज थे दोनों, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव और धर्मेंद्र प्रधान, उन दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से ये प्रचार किया कि ये कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका परिवार और जाट, इसके अलावा और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। जब वोट पड़ने में हफ्ता भर या 3-4 दिन रह गया, तब तक लोगों की समझ में आ गया कि हाँ यही बात है। अच्छा, कांग्रेस भी अपनी तरफ से ना कोई ओबीसी नेता प्रोजेक्ट कर रही थी, दलित नेता की हालत ये थी, दलित नेता अपना मुरझाया हुआ कोने में पड़ी हुई थी है। तो साफ नजर आ गया कि कांग्रेस ना दलितों को कोई प्रमुखता दे रही है, ना ओबीसी को प्रमुखता दे रही है। तो दलित वोट टूटना शुरू हुआ, वो चला गया उनकी तरफ, और ओबीसी वोट भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पास गया। सीएसडीएस के जो आंकड़े अगर आप देखें, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं आपको। उसमें जो ओबीसी वोट कांग्रेस को भी मिला, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर उनको मिला। तो दलित वोट कांग्रेस को भी मिला, लेकिन काफी दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। जो मुल्तानी और पंजाबी हिंदू वोट है, वो तो 68%, 70% वोट जो है वो जो मनोहर लाल खट्टर की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो जाट प्रभावित इलाके थे, खासतौर से वो इलाके जो भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव के वाले थे, सोनीपत वगैरह, तो वहीं रहने वाले हैं ना, तो जाट प्रभावित इलाके थे। उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को 12-13 जाटों को टिकट दिया, तो उनको जाट वोट कम मिले। उनको 25% जाट वोट मिला, बाकी 60-65% से ज्यादा वोट कांग्रेस को जाट वोट मिला है। लेकिन वो जो 25% जाट वोट मिला, उसके साथ गैर जाट जुड़ गए और वो चुनाव जीते, जबरदस्त टक्कर दी, वो चुनाव जीते। जो मौजूदा विधानसभा बनी है, उसमें कांग्रेस के और भाजपा के जाट मिला के 28 जाट एमएलए, मतलब काफी जाट जीत गए इस चक्कर में। इधर से भी जीत गए, उधर से भी जीत गए। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि हम समीक्षकों ने भी जो बातें हमें पहले से आती थी, उनको भी हमने अपने दिमाग से बाहर निकाल के रख दिया, जिनको हम हमेशा काम में लाते थे। समीक्षा के जो हमारे टूल्स थे, हमारे औजार जो थे, उनका भी हमने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। और जो काम कांग्रेस भाजपा के दोनों रणनीतिकार बैठे हुए, प्रधान साहब और विप्लव देव साहब कर रहे थे वहां बैठे हुए,
मैं जानना ही चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से वो काम कौन कर रहा था, कौन था इंचार्ज कांग्रेस की तरफ से, कौन बैठा हुआ था जो कि जमीन पे हो रहे परिवर्तनों पर निगाह रखता। जी जी मैं प्रोसाहब जी प्रोसाहब मैं एक चीज और जरा हरियाणा के संबंध में पूछ लूं, क्योंकि आज अगर फिर से भी कहा जाए, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी में मैं तो एक समय पार्टी से कहीं ना कहीं संबंधित रहा, ये जो राम रहीम टाइप लोग होते हैं इनका भाई, अब आप हम और आपको अच्छा लगे ना लगे लेकिन इनका इफेक्ट होता है। हम लोग ये मानने को तैयारी नहीं रहते हैं कि इस तरह के लोग आ रहे जो डिस्क्रेडिटेड हैं, जो बलात्कारी हैं, जो सजा जिनको मिले। इस फैक्टर पे जरा ये मतलब ये कैसा मानस है कि अगर राम रहीम भी फैक्टर पे असर डाल सकते हैं तो पॉलिटिक्स भाई हम आप तो उसके साथ नहीं जाएंगे ना, लेकिन ये रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स है राम रहीम। देखिए देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में राम रहीम के फैक्टर ने कोई असर नहीं डाला था। असल में होता क्या है कि हम लोग जब पिछले चुनावों से मिला के देखते हैं तो देखते आ रहे ये तो इसमें कोई दम नहीं बची, मतलब इसमें तो पिछले चुनाव में भी छोड़ा गया था इसको, लेकिन क्या कुछ नहीं कर पाया। ये महीने भर पहले भी तो उसको छोड़ा गया था ना राम रहीम को। जी 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 तो उसको कुछ नहीं कर पाया था वो। इसी तरीके से राम रहीम को पंजाब के चुनाव में भी छुड़वाया था भाजपा ने, तो पंजाब के चुनाव में भी कुछ नहीं कर पाया था। तो चूंकि वो चुनाव दर चुनाव ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, इसलिए उसके छोड़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं गया। और सोचने लगा, हम लोगों ने कहा कि अरे इसके छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी तो वैसे ही हारने जा रही है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतने लोग खिलाफ हैं, तो बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, राम रहीम को छोड़ के क्या कर लेंगे ये। तो इस बार भी मैं मानता हूं कि राम रहीम का प्रभाव कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि इस सब की अलग अलग जांच भी की जानी चाहिए कि भाई राम रहीम के क्या जो डेरे में जो गरीब सिख जाते हैं और कमजोर जातियों से जुड़े हुए सिख जाते, जाट सिख तो डेरों में जाते नहीं, वो जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो दरअसल किधर वोट दिया, सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार सिखों ने कांग्रेस को वोट दिया। हरियाणा में 4%, उन 4% सिखों ने कांग्रेस को वोट दिया है, भाजपा को ज्यादा वोट नहीं दिया। हालांकि आपके उस कार्यक्रम में जो आपने किया था, लाइव टेलीकास्ट जो किया था, उसमें दया सिंह साहब जो वो ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे थे कि अकाली दल को लाके मोदी ने जो है सिखों के वोट ले लिए, लेकिन सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि सिख जो है वो भाजपा समर्थक नहीं निकले हरियाणा के। तो मतलब कुल मिला के स्थिति ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी प्रोफेसर, जरा जम्मू कश्मीर की भी बात कर लें। जम्मू कश्मीर में मैं इसको एक तरह से और देखता हूं कि कांग्रेस 1-on-1 शायद स्थिति में नहीं है उसमें कि वो किसी को डायरेक्ट फाइट में कुछ कर पाए, लेकिन अगर उसको एक लोकल रीजनल स्ट्रांग पार्टी मिल जाती है तब कांग्रेस भले ही सीटें कम हो, लेकिन वो जो एक माहौल बनाने में राहुल गांधी की गुडविल को ये सब इनकैश करने के लिए उसको एक लोकल एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी चाहिए। वही वहां पे भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ये भी जी एक हमारे मित्र ने तर्क दिया, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, नाम उनका नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, उनको तर्क मुझे पसंद आया, उनके तर्क का मैं भी इस्तेमाल करूंगा। उनका कहना यह है कि पिछले लंबे अरसे में कांग्रेस के संगठन का बहुत क्षय हुआ है, तो बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस के पास पुरानी प्रतिष्ठा है, उसके नेता बड़े बड़े हैं, वो सब अच्छी बात है, और हर जगह कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं, लेकिन जिसको आप कार्यकर्ता कहते हैं, वर्कर कहते हैं, वो कांग्रेस का वर्कर नहीं रह गया है जमीन। जैसे उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अतीत तो बहुत ही भव्य है, मतलब लेकिन कांग्रेस के पास जमीन पर वर्कर नहीं है, उसे वहां पे समाजवादी पार्टी के वर्कर की जरूरत है। इसी तरह कश्मीर में कांग्रेस के पास वर्कर का अभाव है, तो जहां पे सीधी फाइट होती है वहां पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने उसकी मदद की, वहां कांग्रेस को लाभ हुआ। कांग्रेस असल में कांग्रेस को वर्कर चाहिए, जहां कांग्रेस के पास ऐसी सब जगह ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत जगह वर्कर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के पास वर्कर हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास वर्कर हैं, बहुत जगह कांग्रेस के पास वर्कर हैं, लेकिन कहीं बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर वर्कर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। वहां पर कांग्रेस को अगर वो किसी रीजनल फोर्सेस से, जो कि कार्यकर्ता संपन्न राजनीतिक पार्टी है, उससे अगर वो समझौता करती है तो उसमें कांग्रेस को लाभ होता है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उस क्षेत्रीय दल की प्रतिष्ठा मिलकर एक बड़ा अच्छा गठजोड़ बनाती है। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, अब कश्मीर इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो प्रदर्शन बहुत अभूतपूर्व रहा, मैं मानता हूं। दोनों राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन एक पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करा, गजबी कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आप
उमर अब्दुल्ला जिस एक दिन बडगाम से जीते हैं, उमर अब्दुल्ला, बडगाम एक ऐसी जगह है जहां शिया मुसलमान रहते हैं। अगर शिया वोट नहीं देते तो उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं जीत सकते थे। इसका मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला को शियाओं ने भी खूब जम के वोट दिए और वो बेहतरीन तरीके से 2 जगह से चुनाव जीते, वहां से भी जीते, वहां से भी जीते। इसमें इंजीनियर रशीद जैसी ताकतें थी, उनकी भी पोल खुल गई पूरी तरीके से। जी जी। तो इंजीनियर रशीद ने पिछली बार ये अफवाह उड़ा दी जेल में रहते रहते उनके लोगों ने कि अगर इंजीनियर रशीद चुनाव नहीं जीते तो सरकार फांसी चढ़ा देगी उसको। जबकि उनका वही ऐसा, पिछली बार वो बता ही रहे थे, आपके जो जलील साहब थे, हाँ, बता रहे थे इंजीनियर रशीद किस तरह एक्सपोज पूरी जो दफाएं ऐसी नहीं है जिसमें फांसी हो, कोई ऐसी दफा नहीं जिसमें। हाँ, तो वो ये जो कश्मीर में जो हुआ ना, वो तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुरा प्रदर्शन नहीं किया। देखा जाए कश्मीर में, जम्मू में उनका प्रदर्शन अच्छा था। भाजपा के पास घाटी के लिए कोई रणनीति नहीं थी। भाजपा ने घाटी में कोई स्ट्रेटेजिकल इंटरवेंशन भी नहीं कर पाया, कोई उसने रणनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं किया। एकमात्र रणनीतिक हस्तक्षेप किया गया, जिसमें शायद मनोज सिन्हा वगैरह की भूमिका भी रही होगी, कि कुछ बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स वगैरह खड़े किए, वो चलाए नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको भांप लिया कि वो कौन है, उनको कुछ मिलाया नहीं उनको, और फिर सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट मिलता चला गया। तो कश्मीर में बिल्कुल साफ है। अब कश्मीर का संघर्ष ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे हासिल किया जाए। जैसे कि मैंने कल्पना की थी, वही कल्पना भी मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला साकार करने जा रहे हैं। वो पहली कैबिनेट में ही पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पास कराएंगे और उसके बाद वो केंद्र को प्रतिवेदन देंगे, और हो सकता है कि तमाम विधायकों, विधानसभा में प्रस्ताव पार करने विधायकों को लेकर दिल्ली जाके यहीं डेरा डाल देंगे और वो धरना शुरू कर देंगे, हमें दो पूर्ण राज्य का दर्जा। जी जी। मैं एक और चीज लेकिन इसमें पूछ लूं, जम्मू कश्मीर में तो भाई उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी लिस्ट, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट, एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबकी लिस्ट उन्होंने एलजी को दे दी है। एलजी कह रहे हैं कि अब हम प्रेसिडेंट को भेजे हैं, तो प्रेसिडेंट अपना बताएंगे तो हम बुध तक बताते हैं, वेडनेसडे तक। लेकिन हरियाणा में जो होना था, हरियाणा को भी अब सुना जा रहा है कि 17 के बाद होगा। ये यहां तो ठीक है, एलजी है, केंद्र का दखल है, इसलिए नहीं होने दे रहे हैं। इतना लेट क्यों हो रहा है? नायब सिंह सैनी जीत के आए हैं इलेक्शन, तो उनको ओथ कराने में क्या दिक्कत है? देखिए, इस वक्त एक तो भारतीय जनता पार्टी चौंकी हुई है। जिस तरह लोग अपनी हार से हड़बड़ा जाते हैं, ये अपनी जीत से हड़बड़ाए हुए हैं। इनको नहीं पता था कि ये इस तरह जीत जाएंगे। जी। मैंने जो भास्कर में लेख लिखा था, मैंने लिखा भी था कि वो इन्हें नहीं पता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की युक्ति है ना, कि इन्हें नहीं पता ये क्यों जीते, उन्हें नहीं पता कि वो क्यों हारे। भाजपा को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा को ये तो लग रहा था कि आखिर तक कुछ थोड़ा सा एंटी जाट चर्निंग हो रही है, तो उसमें हमारे वोट बढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से जीतते चले जाएंगे। क्योंकि एक तो एंटी जाट चर्निंग हुई, उसके बाद कांग्रेस के बागियों ने भी कमाल दिखाया, जो हमने अभी आपके लिस्ट सामने पेश जी। तो कांग्रेस बढ़ ही नहीं पाई, 35 पे टिकी रही, ज्यादा 1-2 सीटें कन्वर्ट हुई उसके बाद जब बदकिस्मती होती है तो आप बहुत मार्जिनल सीटें भी हार जाते हैं। फिर आपको शक होता है कि बेईमानी हो रही है। आप मतलब 600 वोट से हार गए, 300 वोट से हार गए, 350 वोट से हार गए, 1000 वोट से हार गए, 1200 वोट से हार गए, हाँ 32-37 वोटों से हार गए। तो ये सब जो होता है ना, पिछली बार आप देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा कई बार कई जगह हारी है इस तरीके से, बहुत बारीक अंतर से भाजपा भी हारी है। इससे पहले 2022 के चुनाव में भाजपा जीती थी बारीक अंतर से कई सीटें। तो वो तो इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही होगी कि वो क्या करे, किस तरीके से करे। देखिए, आखिर तक अनिल विज ये दावा ठोक रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यदि भाजपा जीत रहेगी तब भी उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं, अगर आला कमान हमें बनाएगा। और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि वो हरियाणा की किस्मत बदल देंगे अगर मुख्यमंत्री। अच्छा, अनिल विज की वरिष्ठता में कोई कमी नहीं है, वो लगातार दोनों मनोहर लाल खट्टर की दोनों सरकारों में, नसीब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बनने से उन्होंने इनकार कर दिया था, मंत्री उन्हें वहां भी बनाया जा रहा था। तो ये सारी बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सब वहां पे पेशबंदी कर रही होगी, समीकरण बैठा रही होगी, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्या करना है, ये सब देख रही होगी। तो थोड़ा समय चाहिए होगा उसको। प्रोफेसर, मैं एक इंपॉर्टेंट बात यह है, उत्तर प्रदेश का रेफरेंस कर लूं, यहाँ पे एक मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी कुछ काम क्यों करती है। जयप्रकाश जेपी के मूर्ति यहाँ एक बनी है, एक कन्वेंशन सेंटर बना है, बहुत बड़ा कन्वेंशन भव्य है, लेकिन उसको 8 साल से पूरा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उसको बनवाया था, मतलब समाजवादी सरकार ने बनाया था।
उसमें 2-4-10 करोड़ का काम था कि फिनिशिंग था, ऑलरेडी कई चीजें चालू हो गई थी। खैर, अब वहां अखिलेश यादव हर साल जाके भाई एक फूल माला पहनाते हैं और वो सांकेतिक रूप से ये याद दिलाते हैं कि इसको मैंने बनवाया था। पिछली बार सब बैरिकेडिंग थी, अखिलेश यादव गेट फांद के चले गए थे। इस बार वो जिस ढंग से उसको पूरा टीन की चादरों से ढक दिया गया, अखिलेश यादव के घर के बाहर, मतलब जेपी को अगर कोई फूल माला पहना रहा है तो उससे भाजपा सरकार का क्या कष्ट होगा, ये मैं थोड़ी इस राजनीति को नहीं समझ पा रहा हूँ प्रोफेसर साहब। देखिए, कहते हैं जो अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु आर स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड दे एंड अप शूटिंग इन देयर ओन फुट, ऑन देयर ओन फुट। तो वो ये है, ये काम जिस तरीके से योगी सरकार ने किया है उसमें लगता है उन्होंने अपना नुकसान ही किया। और अखिलेश को जो एक छोटा सा समाचार बनता, एक बहुत बड़ा समाचार अखिलेश के पक्ष में उन्होंने बना दिया। और यहां तक कि अखिलेश को यह भी मौका मिल गया और नीतीश कुमार से उन्होंने अपील कर दी कि अब आप छोड़ दीजिए एनडीए, आप ये लोग तो भाजपा, जयप्रकाश नारायण विरोधी हैं। अच्छा, भाजपा कहीं भी सारे देश में जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए नजर नहीं आई, जबकि भाजपा जब बनी थी तो उसके पहले घोषणा पत्र में जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम था, उसका गांधीवादी समाजवाद का जिक्र था उसके अंदर है। और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांधीवादी समाजवाद को भाजपा ने अपनी विचारधारा घोषित किया था। भाजपा वालों को चाहिए था कि अखिलेश के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे माल्यार्पण करते और उसे श्रद्धांजलि देते, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया। और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण की जो लीगेसी थी, उनकी जो विरासत है, उस विरासत से अपने आप को काट लिया। तो ये भाजपा के लिए कुल मिला के काफी नुकसानदेह बात रही होगी। ये बिल्कुल उसी प्रकार की हरकत है जैसे दिल्ली में भाजपा ने की, आतिशी से मुख्यमंत्री निवास छीनने की। अब दोबारा फिर से चाबी दे दी है उनको, आतिशी को, मुख्यमंत्री निवास की। लेकिन क्या भाजपा समझती है कि दिल्ली के मतदाता इस बात से खुश हुए होंगे? कुछ कट्टरपंथी लोगों को छोड़ के जो दिन रात मतलब भक्तों की तरह व्यवहार करते हैं, कट्टरपंथी भक्तों की तरह व्यवहार करते हैं, बाकी लोगों को यही लगा होगा कि भाई ये बिल्कुल अनावश्यक किस्म की हरकत कर रही है। साहब, मैं एक बात चलते चलते एक बात संक्षेप में, क्योंकि वो ऐसा है कि जिसमें कई दिन बात हो सकती है, मैं इसलिए क्योंकि मैंने कल परसों फिर सुना कुमार प्रशांत जो गांधी जी जो जीपीएफ के इस समय अध्यक्ष हैं, और उनका मैंने कहीं फिर से सुना एक संवाद को, और मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि वो जो इजराइल हमास वाला जो मामला चल रहा है, उनका कहना था कि जब गांधी के सामने इजराइल राष्ट्र बनने का हो रहा था और इजराइल ये जो जूस थे कर रहे थे, तो गांधी ने उनसे कहा था कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आपके साथ जो हुआ है वो ये है, लेकिन आप जो अरब लैंड में जाके एक अपना घर बनाना चाह रहे हैं, ये आप एक परमानेंट घाव दे रहे हैं। और इस तरह का गांधी में उस पर स्पष्ट नीति थी। भारत की नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही, वो कभी उधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां। भाई आपकी कुछ नीति तो या तो आप नॉन अलाइन है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, आप कभी उनके यहां भी आते। मैं जरा इस पे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये कोई तुरंत होने, ईरान से हमारे बहुत लंबे संबंध रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, कहां हम लोग खड़े हैं, वेयर वी स्टैंड। देखिए, अगर हम लोग ठोस रूप में ये पता लगाना चाहें कहां हम खड़े हैं, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि भारत ईरान के साथ नहीं है। भारत ईरान के साथ नहीं है। जो संबंध हमारे थे, ऐसा घोषित रूप से कोई संबंध टूटे नहीं है, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत, मेरा विचार यह है कि वो अमेरिका के साथ में और इजराइल के साथ खड़ा हुआ। और जो इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कार्यकर्ता, उसके हिंदुत्ववादी लोग, उनको भी एक विचारधारात्मक सुख मिलता है कि वो इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल मुसलमान नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो अरबों के खिलाफ लड़ रहा है, तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, तो इससे इन चीजों को उनको बड़ा सुख मिलता है। तीसरे, इजराइल का जो राष्ट्रवाद है वो इनके राष्ट्रवाद की कल्पना से मिलता जुलता है। इजराइल का राष्ट्रवाद है एक नेशनलिस्ट, एक मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों का मिला जुला एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें मोसैड, इजराइल की फौज, और उसका जो यहूदी नेशनलिज्म है, जियनवाद जिसको बोलती है, जियनिज्म बोलते हैं, वो पूरा मिला जुला कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह का कॉम्प्लेक्स ही भारत में बनाना चाहते हैं। बना नहीं पाएंगे क्योंकि भारत एक अलग तरह का देश है, इजराइल एक अलग तरह का देश है। और दूसरे, इजराइल का जो फौजी पक्ष है वो बहुत मजबूत है, भारत का फौजी पक्ष बहुत कमजोर है उसके मुकाबले देखा जाए तो। बहुत अच्छे हैं उसमें। ये तो हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष भी बीच बीच में इस बात की तरफ ध्यान रहते हैं
कि भाई आपकी तो हालत बहुत खराब है, कुछ भी नहीं है आपके पास, देखा जाए चीन के मुकाबले तो बहुत कमजोर हैं, बस जो कुछ है पाकिस्तान के मुकाबले ही मतलब जो है वो आप अपना दावेदारी कर सकते हैं। तो इनकी कल्पना ये है कि हम एक इजराइल जैसे विशाल राष्ट्र बन जाएं, इसलिए इजराइल की तरफ है ये, और अमेरिका की तरफ कब तक रहेंगे ये भी, इस पे भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ट्रंप साहब अगर चुनाव जीत गए, जो मुश्किल है हालांकि चुनाव जीतना, लेकिन एक संभावना तो है ही उनको चुनाव जीतने की, चुनाव जीत गए तो आज कल जो उन्होंने कहा है, तो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगाने वाले, भारी भारी टैक्स लगाने वाले हैं भारतीय सामान के ऊपर, तो अमेरिकी बाजार भारतीय बाजारों के लिए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मोदी जी जो है नेता तो अच्छे हैं, लेकिन ये टैक्स बहुत लगाते हैं, और हम तो टैक्स लगाएंगे बड़े पैमाने पर भारतीय सामान के ऊपर। तो ट्रंप का जो एक भारत विरोधी रवैया जो है वो निकलकर इस चुनाव में सामने आ गया है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कमला हैरिस भारतवंशी है। अगर कमला हैरिस की बजाय कोई दूसरा अमेरिकन इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा होता तो शायद इतना भारत विरोधी रवैया ये ना अपनाते, क्योंकि अब तो लगने लगा है कि एक भी भारतीय वोट नहीं देगा ट्रंप को, सारे कमला हैरिस को वोट देना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।